नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस केंद्रीय विद्यालय के नोटिफिकेशन के अनुसार दी गई हैं, उन गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। क्योंकि कई लोगों का मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी में आ जाऊंगा, अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो इस प्रकार की कई सारी जानकारियां हैं जो अभी भी लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई हैं। हालांकि पहले वीडियो बनाई है, लेकिन मैं फिर से अपडेट करके इस बार ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की जो गाइडलाइंस स्लाइड है, गाइडलाइंस नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को रोककर उनको खुद भी पढ़ सकते हैं, और क्योंकि गाइडलाइंस अंग्रेजी में है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक्सप्लेन भी कर सकूं। तो इसके साथ मैं शुरू करता हूं, आगे आपको स्लाइड दिखाता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से वीडियो की रीच लोगों तक पहुंचती है, वीडियो की रीच बढ़ती है, लोगों का इस पर अट्रैक्शन बढ़ता है और उन तक जानकारी पहुंच पाती है, जिससे अधिकतम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। मेरी कोशिश है कि मेरे प्रयासों से अगर कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए, कुछ बच्चों का भला हो जाए, तो ये मेरी कोशिश है। आपके एक छोटे से प्रयास से ये वीडियो आगे तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो शेयर कर दें। इसमें आपका कोई नुकसान, कोई घाटा नहीं है, केवल लोगों तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आप रोककर खुद भी पढ़ सकते हैं। तो पहले डेफिनीशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। ये वो एम्प्लॉई हैं जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं। ट्रांसफरेबल, नंबर 2 आता है ट्रांसफरेबल, ऐसी जॉब जिसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसमें लिखा है एन एम्प्लॉई हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एट लीस्ट वंस इन द प्रीसीडिंग 7 years शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफरेबल। ऐसे एम्प्लॉई जिनका पिछले 7 साल में कोई भी ट्रांसफ़र हुआ है, वो ट्रांसफरेबल जॉब मानी जाएगी। ट्रांसफ़र किसे माना जाएगा? एक एम्प्लॉई का 20 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो वह ट्रांसफ़र माना जाएगा। समान अगर शहर में इधर उधर आपका ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन सी होती हैं? वह ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के द्वारा 51% से ज़्यादा फाइनेंस्ड होती हैं, यानी कि सरकार का हिस्सा 51% से ज़्यादा होता है, वह ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहलाई जाती हैं। अब बात आती है सिंगल गर्ल चाइल्ड किसको बोलते हैं? ऐसा बच्चा जो अपने परिवार में अकेली लड़की एक बार के डिलीवरी में, यानी कि एक बार अगर पैदा हुई है तो सिंगल लड़की है। इसमें लिखा है सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स द ओनली गर्ल टू द पेरेंट्स विद नो अदर सिबलिंग, कोई और सिबलिंग उसका दूसरा नहीं है। प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन। अब बात करते हैं हम एडमिशन में प्रायोरिटी किस किस को दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय में जब एडमिशन होते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी दी जाती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें सारी गाइडलाइंस एक बार में क्लियर की जा रही हैं, तो धैर्य बनाकर देखें और धैर्य बनाकर चलें ताकि एक बार में सारी गाइडलाइंस आपको क्लियर हो जाए। पहली प्रायोरिटी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए और जिनका ट्रांसफ़र होता है। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसमें
ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती हैं, जैसा कि हमने अभी इसकी डेफिनीशन भी बताई थी, तो ये दूसरी कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी में आते हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, चाहे उनकी जॉब ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल कैसी भी हो। चौथी कैटेगरी में आते हैं चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पांचवी कैटेगरी में अदर सारे लोग जो हैं वो फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक चीज़ और दी गई है, प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स ऑफ द पेरेंट्स इन द लास्ट 7 ईयर्स। इसमें प्रेफरेंस पिछले 7 साल में जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं उनके आधार पर भी दिया जाता है। जिनके ज़्यादा बार ट्रांसफ़र होते हैं उनका प्रेफरेंस पहले रहता है। अब आई बात केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। इसमें जो प्रायोरिटी है वह बदल जाती है। ये उन केंद्रीय विद्यालयों की बात हुई है जो अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आते हैं या उनकी प्रीमाइसिस में होते हैं, तो उन केंद्रीय विद्यालय में उनकी प्रेफरेंस फर्स्ट हो जाती है जिस पब्लिक सेक्टर में ये विद्यालय होते हैं। अर्थात अगर IIM में है, IIT में है, एम्स में है, तो उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों को वहाँ प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी का प्रेफरेंस वैसा ही रहता है। बस फर्स्ट वहाँ के बच्चे हो जाते हैं, सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं, यानी कि एक कैटेगरी नीचे हो जाती है। इसको दोबारा से नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एलिजिबल एज फॉर एडमिशन की एज आपको बता देते हैं कि कक्षा फर्स्ट के लिए 6 से 8 वर्ष, कक्षा 2 के लिए 7 से 9 वर्ष, कक्षा 3 के लिए 7 से 9 वर्ष, कक्षा 4 के लिए 8 से 10 वर्ष, 5 के लिए 9 से 11 वर्ष, 6 के लिए 10 से 12 वर्ष, 7 के लिए 11 से 13 वर्ष, 8 के लिए 12 से 14 वर्ष और 9 के लिए 13 से 15, 10 के लिए 14 से 16 वर्ष। इस प्रकार की एज क्राइटेरिया है। इसमें नोट दिया गया है, द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर्स इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए 2 साल की ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अच्छा, ये आपको शायद जानकारी होगी कि केंद्रीय विद्यालय में 40 विद्यार्थियों की एक क्लास में स्ट्रेंथ रखी जाती है। इसमें 45 तब किए जा सकते हैं अगर कोई विशेष प्रेफरेंस दी जाए या बीच में ट्रांसफ़र होके कुछ बच्चे आ जाएं, तो प्रिंसिपल इनको 45 भी कर सकते हैं। 50 अगर इसमें विद्यार्थी हैं तो डिफेंस पर्सनल या आर्मी पर्सनल्स को कुछ पावर होती है। अगर वो कुछ बच्चों का एडमिशन इसमें कराते हैं तब उसकी भी बात आगे होगी कि क्या पावर है, तो 50 हो सकती है। रिजर्वेशन किस प्रकार से रिजर्वेशन है, इसमें 15% सीट्स SC के लिए रिज़र्व होती हैं, 7.5% सीट्स ST के लिए रिज़र्व होती हैं, 27% सीट OBC के लिए रिज़र्व होती हैं और डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए 3% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। 3% सीट्स टोटल अवेलेबल सीट्स फॉर फ्रेश एडमिशन विद KV ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसफ़र। इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें केवल एडमिशन से रिलेटेड बात करनी है। ट्रांसफ़र के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी बात करेंगे। फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th और 12th, इसकी भी अलग से वीडियो बनाकर इसकी पूरी बात करी जाएगी। अभी हमारा मेन मुद्दा है कक्षा 1 और बाल वाटिका। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग अब्रॉड,
ये भी बात आगे आएगी। एडमिशन फॉर वैकेंट सीट्स इन केस सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर 30 जून एज द केस में बी इन द ईयर ऑफ एडमिशन डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन इज empowered to allow admission up to the prescribed strength as per priorities in admission up to 31st July. In case of any issue related to the interpretation of admission guidelines, the decision of Commissioner KVS will be final. इसमें ये बताया गया है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कमिश्नर केवीएस का डिसीजन फाइनल रहता है। कुछ बच्चों का सारी गाइडलाइन से ऊपर एडमिशन किया जाता है। हर ईच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म फोर्सेस सारे आर्म फोर्सेस के लिए 6 बच्चों का रिकमेंडेशन करने की परमिशन होती है। वो 6 बच्चों तक का रिकमेंडेशन कर सारे जो भी स्ट्रेंथ है उससे ऊपर एडमिशन करा सकते हैं। केवीएस के एम्प्लॉई जो हैं उनके बच्चों का किसी भी टाइम एडमिशन किया जा सकता है। वो जो भी सीट्स हैं उनसे ऊपर उनका एडमिशन करना ही रहता है। चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु डाई इन हार्नेस पेंशन पेपर लेटर इश्यूड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल बी टेकन एज प्रूफ। इस प्रकार के एम्प्लॉयज़ का भी हर कंडीशन में एडमिशन होना ही रहता है। और कुछ हमारे आर्म फोर्सेस जिनके लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र इस प्रकार के जो मेडल मिले होते हैं उनका एडमिशन भी सारे एडमिशन को ऊपर रखकर किया जाता है। चिल्ड्रन ऑफ रेसिपेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स पॉलिसी मेडल, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इस प्रकार के बच्चों के लिए भी जो है अलग से कोटा रहता है। तो आप ये स्लाइड रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे चिल्ड्रन हुवर अर्लियर स्टडीइंग इन केंद्रीय विद्यालय। कुछ ऐसे बच्चे जो पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे और किसी अर्जेंट कारणवश उनको अगर भारत सरकार ने उनके माता पिता को बाहर भेज दिया तो वापस आकर भी उनका एडमिशन किया जा सकता है। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? केंद्रीय विद्यालय को इसकी पब्लिसिटी करानी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर रजिस्ट्रेशन कम हो पाता है तो मई और जून में फिर से दूसरी एडवर्टाइजमेंट देकर रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन निकाला जाता है। कक्षा 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, बाकी ऑफलाइन होते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। ये लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, अब बात करते हैं मुख्य बात डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। फॉर क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन फॉर्म ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये लगना ही है। SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। OBC के लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर जो OBC हैं BPL कार्ड होना ज़रूरी है। सर्विस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो लोग सर्विस सेक्टर से हैं यानी कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डिफेंस एम्प्लॉय रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ज़रूरी है। नंबर आगे नोट में बताया गया है मैरी रजिस्ट्रेशन विल नॉट कन्फर ए राइट टू एडमिशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये आपका एडमिशन का अधिकार नहीं हो जाता। इस प्रकार कई सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। अदर आपने जो डिटेल भरी है वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट
बात है कि किस प्रकार से एडमिशन होता है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। आउट ऑफ द अवेलेबल सीट्स ऑफ फ्रेश एडमिशन 25% शैल बी रिजर्व फॉर राइट टू एजुकेशन, यानी कि 25% आरटीई के लिए रहती हैं, 15% एससी के लिए रहती हैं, 7.5% एसटी के लिए और 27% सीट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहती हैं। आफ्टर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अंडर आरटी एक्ट फॉलोड बाय डिफरेंटली एबल्ड डीए स्टूडेंट्स के लिए बाकी की ये रहती हैं। ये आउट ऑफ 40 ये रिजर्वेशन है, 25% 10 सीट आरटी के लिए, 15% 6 सीट एससी के लिए, 7.53 सीट्स एसटी के लिए, ओबीसी 27% और 3% सीट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेशन वुड बी रिजर्व्ड हॉरिजॉन्टली। इन्हीं में से 3% डिफरेंटली एबल्ड के लिए ली जाती हैं। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, द सीक्वेंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लॉटरी बाई ईच केंद्रीय विद्यालय विल बी एज अंडर। जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है तब किस प्रकार लॉटरी निकलती है। आरटी लॉटरी सबसे पहले आरटी वालों की निकलती है, फिर नंबर 2 ऑल डीए लॉटरीज, उसी में जितने भी डिफरेंटली एबल्ड हैं उसकी लॉटरी निकलती है, फिर कैटेगरी 1, उसके बाद कैटेगरी 2। जब सीटें बच जाती हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, इस प्रकार जैसे जैसे सीटें बचती जाती हैं अगली लॉटरी निकलती जाती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की लॉटरी सबसे लास्ट में निकलती है। फर्स्ट लॉट में किस प्रकार होगी, 10 सीट्स 40 में से, पर सेक्शन में 40 सीट होती हैं, 10 सीट आरटी वालों के लिए, प्रोविज़न 25% ऑफ सीट एंड दीज 10 सीट्स विल बी फिल्ड बाई ड्रॉ ऑफ लॉट फ्रॉम ऑल एप्लीकेशंस ऑफ एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड टेकन टुगेदर हु आर द रेसिडेंट ऑफ नेबरहुड। अब ये फर्स्ट लॉट में क्या होगा, 40 सीटों के लिए 10 सीट आरटी ले ली जाएंगी जो सबसे पास में होते हैं, और अगर उस गाइडलाइंस में आते हैं तो उन्हें आरटी ले लिया जाएगा नेबरहुड के हिसाब से, अर्थात जो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें ये भर ली जाएंगी। सेकेंड लॉट में डीए कैंडिडेट्स की सेकेंड लॉट में ले ली जाएंगी, वो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, अनरिजर्व्ड इज टू बी कंडक्टेड एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी, किसी में से भी हो सकते हैं। थर्ड लॉट में कैटेगरी 1 रिमेनिंग सीट्स आफ्टर आरटी और डिफरेंटली एबल्ड के बाद विल बी फिल्ड एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी 1, 2, 3, 4। थर्ड लॉट से इस प्रकार शुरू हो जाती हैं। जब सीट बच जाती हैं तो फोर्थ लॉट निकलता है, फिर सीट बचती हैं तो फिफ्थ लॉट निकलता है। इस प्रकार लॉटरी निकलती रहती है, और कभी कभी वेटिंग लिस्ट भी आती है, ताकि अगर उनमें से कुछ एडमिशन कैंसिल होते हैं तो वेटिंग लिस्ट में से ले लिए जाते हैं। अब बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो थोड़ी शॉर्ट में करेंगे, आप लोग रोककर इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुख्यतः सारी जानकारी आपको दे दी गई है। आरटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए रहने का दायरा रेसिडेंस 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और जो लोग रूरल कैटेगरी में रहते हैं उनके लिए ये दायरा 8 किलोमीटर का होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लगाना ही है। फ़ीस के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे। फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी चिंता करनी पड़े। पहले हमारी चिंता का विषय है कि एडमिशन हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये स्लाइड ख़त्म होती है, और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, मेहनत अच्छी लगी होगी। मेरा विश्वास है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर किया होगा, लाइक किया होगा, ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, आपको भी फ़ायदा पहुँचे। PKU चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।